हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। देखिए, परिश्रम करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से आपको परिश्रम करना है। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले आप लोग ये पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है मोटी मोटी किताबें आपको पढ़ने का मन है तो वो पढ़िएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रियम्बल। सीधे बात करेंगे, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ये क्यों मैंने लिखे हैं। देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस पर लेकर के बहुत सारे जो है केस होते हैं। जैसे 1960 में एक केस हुआ बेरुबारीवाद, 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और 1994 में बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 4 केस होते हैं। ठीक है, इसमें से ऊपर वाला यानी 1960 बेरुबारीवाद ये कहता है कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग नहीं है। बाकी आपके तीनों जो ये हैं ये कहते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। एग्ज़ाम में इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि निम्न को क्रम में लगाएं, तो आपको याद रखना है बेरुबारीवाद 1960, गोलकनाथ 1967, केशवानंद भारती 1973, बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई। इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया वही जो है प्रियम्बल बनाई गई थी। ठीक है, 42वें जब हमारा प्रियम्बल बना था तो उसमें ये 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा ये 3 वर्ड और जोड़ दिए गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए, जो प्रस्तावना है यानी उद्देशिका है ये अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा जो है ब्रिटेन से ली गई है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जो है 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, इनको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देती है। देखिए, ये भी पूछा जाता है कि न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। आगे पॉइंट लिखा है, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी कहते हैं जन्म कुंडली। उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। केस वही मैंने आपको बताया है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिखा है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता जो है, देखिए 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता देता है प्रियम्बल। विचार होंगे तो उनको हम अभिव्यक्त करेंगे। ठीक है, विश्वास होगा धर्म में तभी हम उपासना करेंगे। इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिए। विचार है तभी उसको अभिव्यक्त करेंगे, विश्वास है तभी हम धर्म मानेंगे और उपासना करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल इसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। और देखिए, समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है कौन? प्रियम्बल। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। ठीक है, सुभाष कश्यप ने कहा है संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा।
प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ये आपको याद करने की ज़रूरत है। लिखा है B.R. अम्बेडकर कहते हैं संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है ना, उसके अंतर्गत 3 जो है न्याय हैं आपके, 5 स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 1 प्रकार का भ्रातृत्व। ठीक है, इसको आप लोग रट लीजिए। ठीक है, और भैया बेरुबारीवाद कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाकी आपके कौन कौन से हैं वो आपको अभी प्रश्न में मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगा कि एक प्रश्न को बार बार बताऊं। समय देखिए कम होता है और आपको पढ़ाना बहुत होता है। ये यहाँ पे प्रस्तावना लिखी गई है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, देखिए ये 2 शब्द आते हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, देखिए ये आ गया अखंडता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। भैया हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को, वही लिखा गया है यहाँ पे। ये पूरी प्रियम्बल आपको रटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी काम चल पाएगा। तो यहाँ पर जो है, ये जो यहाँ पर डेट आएगी, ये आएगी 26 नवंबर 1949। और ये 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द ऐसे हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अगला है हमारा प्रश्न भारतीय। तो प्रश्न है हमारा कि 26 जनवरी 1950 को भारत की प्रस्तावना मूल रूप में क्या थी? तो मैंने आपको बताया कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अगर जुड़ा होगा तो वो हो ही नहीं सकता। इसी वजह से आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ये होता है उद्देशिका में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए मैंने आपको बताया है, आपको बताना है कि लिखा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि न्याय कितने प्रकार के हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, जैसे मैंने आपको बताया था। 5 हो गया। समानता 2 प्रकार की, भ्रातृत्व 1। तो देख लीजिए 3, 5, 2, 1 वाला है कोई? 3, 5, 2, 1 पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए लिखा है संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम बिल्कुल सही है? देखिए गणतंत्र पहले आ नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी क्या है? ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला फिर सी वाला ऑप्शन आ जाता है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, ये भी नहीं सही है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, ये जनवादी नहीं होगा। ठीक है, जनवादी शब्द जो है उल्लेख नहीं इसका मिलता है। होगा क्या? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है आपका, मतलब प्रश्न गड़बड़ है। देखिए लिखा गया है कि बताएं आप लोग कि प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या एक सार्वभौम समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, यही वाला आपका सही होगा। ठीक है। 8वां प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में लगाइए। सबसे पहले कौन आया था? सार्वभौम आया था। ठीक है, सार्वभौम आया था। फिर कौन आया था? फिर कौन आया था भाई? फिर आया था आपका सार्वभौम होगा पहला वाला, फिर होगा आपका समाजवादी, फिर होगा धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक सबसे बाद में आया था। इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? मैंने आपको भी बताया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। अगला फिर प्रश्न है कि लिखा है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसी वजह से 10वां का सी सही होगा। फिर वही प्रश्न है हमारा, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जो है ये 1976 में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? ग्राम स्वरोजगार नहीं जोड़े गए। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व पहला और तीसरा जोड़ा गया है। ठीक है, सही होगा इसका आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है, लिखा है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंतोगत्वा जो है उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल संशोधन किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, तो कैसे कह सकते हैं? इसी वजह से बी वाला ऑप्शन सही होगा। 16वां प्रश्न है, लिखा है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही इसका जवाब होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 26 नवंबर 1949 को जब प्रस्तावना बनाई गई तो उसमें शब्द कौन कौन से नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द नहीं थे। पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा। गणराज्य था। लिखा है पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, लिखा है भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। भैया चारों सभी सही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिया गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा है एक तरफ कथन है, दूसरी तरफ कारण है। नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य के स्थान पर प्रस्थापित किया गया। बिल्कुल सही। ठीक है, यह पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। लिखा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, इसी वजह से भारत में लौकिक सार्वभौमता है। हम भारत के लोग कहाँ मिलता है वर्णन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान की प्रस्तावना में सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, सार्वभौमिकता कहलाती है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या है? कि हमारे देश का कोई भी संविधान नहीं है। ठीक है, वही वाला, हमारे देश का कोई संविधान नहीं है। संविधान बता रहा हूँ, धर्म नहीं है, सॉरी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? भारत के पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है,
तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संघीय जो है ये उल्लिखित नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है संघ की बात आती है। लिखा है अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में नहीं है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण की भावना कहाँ आती है? ये आती है आपकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किसकी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। सोच रहे होंगे मैं ऐसे पढ़ाता चला जा रहा हूँ, जो जरूरी है वही बताना है, वही प्रश्न आपको पढ़ाने हैं। जो बार बार आ रहे हैं उनको पढ़ाने की जरूरत क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय नहीं होगा। प्रस्तावना में 32वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान के अंग नहीं थे, यही होगा। ठीक है, यही सही है, बाकी सारे आपके गलत हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? ये है उद्देशिका। लेकिन जो है यहाँ पर एक नोट आता है कि अगर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में आता है कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे बताया है, तो संवैधानिक उपचारों को। लेकिन ऐसे पूछा जाएगा तो उद्देशिका को। लिखा है, देखिए जन्म कुंडली की बात आएगी, वहाँ पर के एम मुंशी होंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? के एम मुंशी ने। पवित्र दस्तावेज भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। कब कहा था? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया? उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, बेरुबारी उद्देशिका का भाग है। लिखा है, निम्नलिखित में से किस वाद ने उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ठीक है, केशवानंद भारती वो भी जो है कहते हैं कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से वही पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान के भाग माना है, तो किस में माना है भैया? इसमें यहाँ पर होगा केशवानंद भारती वाला। ठीक है, केशवानंद भारती सन 1973 बाद। ठीक है, वही चीज़ें हैं। 39वां है, लिखा है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। लिखा है, जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ मिलती है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में मिलती है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं, मैंने आपको अभी बताया था। 3 प्रकार के न्याय हैं। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिखा है, कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। देखिए कितना आसान सा है, उद्देशिका बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे। लिखा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया जाता है? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की परिकल्पना आपको देखने को मिलेगी। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है, वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। बिल्कुल भाई, यही सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान में दिया गया आमुख यहाँ पे है प्रियम्बल। ठीक है, न्यायालय में लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय लेने में सहायता करता है।
ठीक है। देखिए ये जो प्रश्न है आपका 45वां, इसको करने के लिए आपको थोड़ा व्याख्या पढ़नी पड़ेगी। इसके चारों कथन सत्य हैं कि संविधान में दिया गया अमुक प्रियम्बल जो है न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान है। सामाजिक समता संविधान में प्रत्याभूत है। बिल्कुल है, सामाजिक समानता, ठीक है, ये प्रत्याभूत है। देखा, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा प्रियम्बल भी खत्म होता है। अगला जो चैप्टर है ये शासन प्रणाली, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी जो है प्रश्न है और इसको जो है आधा आधा करके पढ़ेंगे क्योंकि तगड़ा प्रश्न, तगड़ा जो है आपका चैप्टर है ये। 78 क्वेश्चन है और बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, आपको बताना भी पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।